दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान को अपनी तरह से जीने का हक हासिल है। हर शख्स को अपनी तरह से ख्वाब देखने का हक हासिल है। हर व्यक्ति को अपनी तरह से मंजिलें और रास्ते तय करने का हक हासिल है। हर जिंदगी को अपनी तरह से कहने का, सुनवाने का, जीने का हक हासिल है। मगर इन सब के बावजूद जिंदगी जीने के लिए, रास्तों पर चलने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए कुछ ज़ाब्ते हैं, उसूल हैं, कानून हैं। अफसोस की बात यह है कि कुछ कातिल, कुछ बुज़दिल, कुछ आतंकवादी अपनी गलत बात मनवाने के लिए, सुनाने के लिए, बताने के लिए बारूद का, बंदूकों का, यहाँ तक कि बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं और निहत्थे बेसहारा लोगों को ख़त्म कर रहे हैं, फना कर रहे हैं, मार रहे हैं, जला रहे हैं, बुझा रहे हैं। तुम जो दहशत परस्त शैतान हो, कह नहीं सकते तुम के इंसान हो। मौत तुम साथ लेके फिरते हो। हाय अफसोस कितने नादान हो। दहशतों का किला तुम्ही से है, मौत का सिलसिला तुम्ही से है। तुमने घोला जहर फजाओं में और बमों का खुदा तुम्ही से है। खुदा बड़ा है तो तुमसे हिसाब भी होगा। तुम्हारी गोलियों बम का जवाब भी होगा। तुम्हारी गोलियों बम का जवाब भी होगा। तुम्हारी गोलियों बम का जवाब भी होगा। दोस्तों, हमारे बीच आज कुछ ऐसी जिंदगियां मौजूद हैं जिनकी तमाम रौनकों को, तमाम महफिलों को, तमाम खुशियों को बम धमाकों ने ख़त्म कर दिया, फना कर दिया, बुझा दिया। ऐसे ही एक गमज़दा, दर्दमंद, मोहब्बत करने वाला बाप मौजूद है जिनकी ये ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी सुहाग के सुर्ख जोड़े में उनके घर से रुखसत हो। मगर अफसोस के बम के एक धमाके ने उनकी बेटी के सुहाग के जोड़े को कफन के सफ़ेद जोड़े में तब्दील कर दिया। आइए मुलाकात करें जीएस अरोड़ा साहब से और उनके आंसुओं में अपने अश्क भी शामिल करें। अरोड़ा साहब, ये आतंकवाद की जो आग है, इसने आपके दामन को कैसे छू लिया? क्या हुआ उस दिन? हमारी लड़की की शादी 8-10 दिन के बाद होने वाली थी। शॉपिंग के ख्याल से गए थे और सारे दिन की शॉपिंग के बाद थोड़ा रिफ्रेशमेंट के ख्याल से वो एक दुकान में चली गई। शाम के वक़्त करोल बाग एरिया में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। मेरे लड़के को पीठ पे इंजरीज हुई। हमारी लड़की की इंस्टेंट डेथ हो गई। मेरी वाइफ बड़ी बुरी तरह से इंजर हुई। इमीडिएटली इनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ के डिक्लेयर हुआ कि हमारी लड़की की डेथ हो चुकी है। इनफैक्ट जब लड़की का पोस्टमार्टम हुआ था तो लड़की के जिस्म में उसका हार्ट ही नहीं था, वो बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ चुका था। और उस दिन की शॉपिंग में जो उन्होंने बैंगल्स, चूड़ा बोलते हैं शायद, सुहाग का चूड़ा, जो सुहाग का चूड़ा लड़की के लिए ख़रीदा था, उसके टुकड़े उसके जिस्म में चले गए थे। और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने हमारे से पूछा कि इसके जिस्म में ये ऐसे टुकड़े कैसे हैं, तो उन्हें बताया गया कि ये चूड़े के टुकड़े हैं। विद इन सेकेंड्स हमारी फैमिली 4 से 3 की रह गई। एक शाम में आपकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। बिल्कुल बदल गई। मेरी सिर्फ नहीं, फैमिली की बदल गई। बहुत कार्ड बन चुके थे। ये जगह जगह बुक करा लिए थे, हॉल बुक करा लिए थे पार्टी के लिए, ये मैरिज पार्टी को वेलकम करने के लिए, ब्राइड ग्रूम को वेलकम करने के लिए। लेकिन वो तो सब धरे रह गए। वो तो पता ही नहीं क्या चीज़ कहाँ है, क्या है। कहीं आते जाते नहीं आप पिछले 3 हमें बरस? कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी के पास भी जाके कि क्या करें, हमें क्या लेना देना नहीं है। ये पीछे कुछ दिन पहले 26 अक्टूबर को लोग दिवाली मना रहे थे और हम लोग काफ़ी उदासी में लड़की को याद कर रहे थे। हर दिन जो निकलता है उदासी में निकलता है। कोई उमंग नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कुछ चाहिए नहीं, कुछ एम्बिशंस नहीं है, कोई मंजिल नहीं आपकी कुछ ज़िंदगी नहीं की? है। हमारे को कुछ सुझाई नहीं देता। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस टाइम पास हो जाए, कैसे हो जाए। कैसी थी आपकी बच्ची? बच्ची की फोटोग्राफ तो मेरे पास है। अच्छी थी, जॉब में थी, एक अकेली बच्ची थी, सुंदर है, टैलेंटेड है। लेकिन अब क्या करें, तो अब तो वो नहीं है। और हम सोचते हैं कि शायद कभी दिख जाए, लेकिन वो कहाँ दिखेगी। जिसका संस्कार हमने खुद किया है वो कहाँ दिखेगी, वो नहीं दिखेगी।
अपने आप को धोखा देते हैं कि शायद वो आ जाए, शायद नॉक करे दरवाजे पे, शायद उसकी आवाज़ सुनने को मिल जाए। नहीं, वो नहीं मिलेगी। क्या कहना चाहते हैं आप उन जालिमों से? क्या उनको क्या लेसन दूँ? उनको खुद पता होना चाहिए। जिस खुदा के सामने सर झुकाते हैं, उसी के बंदों को मारते हैं, उनको मैं क्या कहूँ? लेकिन काम ये बिल्कुल ब्रूट्स का है, बारबेरियंस का है। ये तो वो चीज़ है, ये तो हमें हज़ारों साल पीछे लेके जा रहे हैं। दोस्तों, जब उम्मीदें टूटती हैं, आरजुएं दम तोड़ती हैं, तमन्नाएं सिसकती हैं, ख्वाब बिखरते हैं, तो जिंदगी यूं ही फूट फूट कर रोती है, मातम करती है, सर पटकती है, खत्म होती है। बहरहाल, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दोस्तों, हमारे बीच एक बुलंद हौसला, बहादुर जांबाज व्यक्ति मौजूद है, जिन्हें बमों के लगातार धमाके भी अपने नेक मकसद से हटा ना पाए। आज भी वो कफन बांटने वालों के खिलाफ सर पर कफन बांधकर खड़े हैं। आइए मुलाकात करें मनिंदर सिंह बिट्टा साहब से। बिट्टा जी, कितनी उम्र में आपने हादसों के साथ खेलना शुरू कर दिया था और पहला बम धमाका आपके ऊपर कब हुआ? जब देशद्रोही जर्नैल सिंह भिंडरांवाले ने हरमंदर साहब के अंदर AK-47 लेके कब्जा कर लिया था और हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे कि ये एक धार्मिक स्थान है, यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, और जब बेगुनाहों के खून करके लोग हरमंदर साहब के अंदर चले जाते थे, तो उन दिनों में आज़ादी का दिन आ गया। तो उस टाइम पे भिंडरांवाला अंदर जा चुके थे, कुछ ही दूर में मेरा घर था। आज़ादी का दिन मनाना था, तिरंगा झंडा लहराना था। तो एक पुलिस स्टेशन से SHO आए, वो बोलने लगे यहाँ तिरंगा झंडा मत लहराइए। अच्छा। उसके कारण कहते अंदर से धमकी आई है भिंडरांवाले की, यहाँ बम ब्लास्ट कर देंगे। हमने आतंकवादियों के चैलेंज को कबूल कर लिया जी। तो 11 बजे उस तिरंगे झंडे की शुरुआत थी और सुबह 5 बजे मेरे घर में उन्होंने बम फेंक दिया। पर बम खाने के बाद भी हमने वो आज़ादी का तिरंगा झंडा 11 बजे लहराया और फिर ये धमकी आई कि अब तिरंगा झंडा उतार के इसको आग लगा देंगे। जब तक सूरज डूबा नहीं, हम उस तिरंगे झंडे की, मैं और मेरे दोस्त रक्षा करते रहे। सूरज डूबने लगा, तिरंगे झंडे को उतारा, सीने पे लगाया और ले गए। और ये हमारे ऊपर पहला बम ब्लास्ट जो है आज़ादी के तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए हुआ। सबसे बड़ा हमला आप पर कौन सा हुआ? सबसे बड़ा हमला अमृतसर में हुआ। जब मैं पंजाब का मिनिस्टर था, जा रहा था किसी गवर्नमेंट के फंक्शन में, तो 2 जगह पे उन्होंने बम लगा दिए। तो उसमें मेरे ख्याल 35 के करीब लोग मारे गए। पर जब मैं गाड़ी से उतरा, मेरी जो टांग थी ये बिल्कुल उतर गई। मेरे साथ कुछ ऑफिसर्स बैठे थे, उनका भी नुकसान हुआ। और जब मैं गाड़ी से उतरा, धुआं बहुत था। तो मेरे कुछ गनमैन जब मुझे पकड़ के ले जा रहे थे, क्योंकि रास्ते में बिल्कुल लाशें बिछी हुई थी, खून ही खून था। अच्छा। मुझे जब पकड़ के ले जा रहे थे तो उन्होंने ऊपर से गोलियां चलानी शुरू कर दी। वो गोली मेरे तो नहीं लगी, पर मेरे गनमैन को गोली ज़रूर लगी। पर मेरा गनमैन उस वक्त शहीद हुआ जब मुझे किसी सेफ जगह के ऊपर मुझे लिटा दिया, तो वो दम तोड़ गया। बिट्टा जी, सुरक्षा की इतनी बातें होती हैं, अभी आपने सुना, तो क्या सुरक्षा वाकई में इतनी कड़ी है और इतनी बढ़िया है, उम्दा है, जितनी दिखाई जाती है, बताई जाती है? देखो, ये सब आज के वक्त दिखावा है। हमारे साथ कमांडो हैं। मेरे साथ दिल्ली के अंदर जब ब्लास्ट हुआ, कम से कम 3 कमांडो मारे गए मेरे जी। और वो सुरक्षा की कमी के कारण उन बेगुनाहों की जान चली गई। और जो लोग बेगुनाह लोग मारे गए, वो भी सुरक्षा की कमी के कारण। और उस वक्त होम मिनिस्ट्री के और दिल्ली पुलिस की, सिर्फ पुलिस की कमजोरी के कारण मारे गए। जबकि आप पावर में हैं। जब मैं ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट, पंजाब का मिनिस्टर और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल नज़दीक था। गवर्नमेंट बदलती रहती है, पॉलिटिकल आदमी आते जाते रहते हैं। कोई कहेगा ये कांग्रेस का है, इसकी हटा लो, कांग्रेस वाला कहेगा बीजेपी की हटा लो, बीजेपी वाला कहेगा समाजवादी की हटा लो, समाजवादी वाला आएगा वो कहेगा सबकी हटा लो। मतलब हमारा जो सिस्टम है देश का, राजनीतिक सिस्टम, ये इतनी गिरावट आ गई है कि आने वाले वक्त पे देश के लिए काम करने वाले को तो कभी भी ख़त्म कर दिया जाएगा। और पॉलिटिशियन के ऊपर आप क्या विश्वास आज के ज़माने में कर सकते हैं? वो कहेगा आप फलाने टाइम के हमारे खिलाफ बोले थे, हटाओ इसकी सुरक्षा। वो ये नहीं सोचेगा कि ये मनिंदरजीत सिंह बिट्टा की जान कीमती नहीं है। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा के साथ जो पहले 70 आदमी मारे जा चुके हैं बम्बों में, उसकी जान ज़्यादा कीमती है। दोस्तों, हमने अपने मुल्क के तमाम NGOs, हेल्पिंग एजेंसीज
और सामाजिक संस्थाओं से हाथ मिलाया है, उन्हें अपने मुहिम में शामिल किया है। अब अगर आप दुख में हैं, दर्द में हैं, तकलीफ में हैं तो घबराइएगा नहीं, हमारे दरवाजे पे दस्तक दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, आइए मुलाकात करें ऐसे ही एक खानदान से जो राख के ढेर में अपनी रौनकों को, महफिलों को और खुशियों को और जिंदगियों को ढूंढ रहा है। आइए मुलाकात करें नरूला खानदान से। सुषमा जी, क्या हुआ था उस दिन? ऐसे हम लोग दिवाली की शॉपिंग के लिए ही मार्केट में गए थे, तो घूम रहे थे तो बच्चे बोले मम्मी कुछ खाना है, तो बच्चों को रोशन की कुल्फी अच्छी लगती थी, तो मैंने कहा चलो आपको आज वही खा लेते हैं। मैं थी, मेरा बेटा था, मिसेस थी और ये बच्चा 6 महीने का था उस टाइम। तो क्या हुआ फिर? उसके बाद बस मेरे को होश नहीं कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, कुछ नहीं मालूम। तो लोग, इतना महसूस हो रहा था कि लोग मेरे इस पैर के ऊपर से आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, मैं उनको इस हाथ से दूर कर रही हूँ कि यहाँ मेरी टांग है, मत भागिए। लेकिन उस टाइम भीड़ इतनी थी कि सब लोग भाग के ही जा रहे थे, तो मेरा ये पैर जो है लोगों के भागने की वजह से कुचला गया बिल्कुल ही। एक्चुअल में होटल में जैसे बैठते हैं, एक तरफ ही दोनों लेडीजें थी और एक तरफ हम दोनों जेंट्स थे। ये बच्चा वाइफ की गोद में था, इतने में वो ब्लास्ट हो गया, बम फट गया। बम फट गया। और बम एग्जैक्टली बिल्कुल हमारी सीट के नीचे था, बिल्कुल उसी सीट के नीचे जिस पे हम बैठे हुए थे। वो ब्लास्ट होते ही बिल्कुल अंधेरा हो गया अंदर, चीखें ही चीखें चारों तरफ हल्ला शोर, बचाओ बचाओ। आप अंदर खामोश खड़े? हाँ जी, खामोश खड़ा रहा था, काफ़ी चिल्लाया, इन्होंने, किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। इसी दौरान वो टॉर्च वाला आया कोई बाहर से, पता नहीं वो पुलिस वाला था या कोई पब्लिक था, तो वो टॉर्च बिल्कुल सीधे उसके मुंह में पड़ी वाइफ के। तो मैं उसको आइडेंटिफाई कर गया कि हाँ ये वाइफ है। फिर ठीक से मैंने पकड़ा, क्योंकि टांगे होती तो फंस जाती ऐसे, अब ये थी नहीं तो ऐसे निकल गई हूँ। मैंने कहा 1 मिनट रुक जा, फिर मैंने यहाँ से पकड़ा, उसने आगे से पकड़ा, थोड़ा बाहर ले गया। पुलिस की जिप्सी में रखने के बाद इसको बाहर देखा तो उड़ल के बाहर ही लंबा पड़ा हुआ विकास साहब। हाँ जी, इसका क्या था कि ये पोर्शन बिल्कुल सेफ, ये बिल्कुल ख़त्म था, ये स्किन पे लटक रहा था। इनको दोनों को पुलिस की जिप्सी में रखने के बाद जब इनको देखने जा रहा था मैं अंदर, तब ये किसी ने ऐसे पकड़ी हुई थी। मैं इसको पहचान गया, मैंने कहा जी मेरा बच्चा ही दे दो मेरे को। सुषमा जी, एक सुबह आप कि दोनों बच्चों को इतनी मुश्किल हुई, आपकी बहू जो है उसकी टांगें चली गईं, आपके एक लड़के की टांग चली गई, आपकी ज़िंदगी जो है अपाहिज हो गई। इन सब के साथ साथ आपके जो शौहर हैं वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, वो कैसे हुआ? मेरे को तो इस बात का ही मालूम 4 महीने बाद बताया गया मेरे को कि मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। उनको क्या हुआ? उनको बस हम लोगों का सुना तो उन्हें अटैक हो गया था। शौक से उनका इंतकाल हो गया। हाँ जी। उन जालिमों के लिए कुछ कहना चाहती हैं आप? क्या कहना उनके लिए, क्या कहेंगे। गवर्नमेंट के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी क्योंकि उनको मालूम है कि हम लोग इस स्टेज में हैं। उन्होंने आज तक, हमने इतने लेटर डाले, बहुत कुछ किया, कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन वो हर तीसरे महीने एक संबंध जरूर भेज देते हैं कि आप विटनेस बॉक्स में आके विटनेस दीजिए कि बम ब्लास्ट करने वाला बंदा यही था। इस 6 महीने की बच्ची का सम्मान आता है, इसका संबंध आता है। ये बच्चा क्या विटनेस देगा। बस जैसे टाइम हमने काटा है वो हम लोगों के मालूम। ऐसे टाइम में सब लोग दूर हो जाते हैं, कोई अपना नहीं होता है। इस खानदान की जिंदगी में जहर घोलने वाले कातिलों को, उनके हिमायतियों को, बुज़दिलों को क्या एक नज़र इस खानदान की बेबसी पर नहीं डालनी चाहिए? ऊपर वाले ने, खुदा ने, रब ने तो इन्हें मुकम्मल जिंदगी दी थी। आप लोगों की दहशतगर्दी ने इन्हें अपाहिज बना दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। अगर ऊपर रब है, खुदा है, भगवान है तो आपको सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलनी चाहिए। और एक बार फिर लौट कर चलते हैं मनिंदर सिंह बिट्टा साहब के पास और उनसे कुछ बातचीत करते हैं। आपकी बिट्टा साहब दोनों टांगें भी तकरीबन बेकार हो चुकी हैं जी जी इन बम ब्लास्ट। जी। जो यहाँ लोग बैठे हैं बम ब्लास्ट से, जिन्हें, जो मुतासिर हैं, जिन्हें मुश्किलें हुई हैं, दर्द हुई है, उससे क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को? मैं तो एक ही कहना चाहता हूँ कि ये ब्लास्ट होते रहेंगे, ये बेगुनाहों के खून हिंदुस्तान के अंदर होते रहेंगे। उठो जागो, आज के बड़े बड़े सियासतदानों के पीछे चलने की बजाय खुद उठो। ये भारत माता आपकी है, ये देश आपका है। मिल करके टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ो और कंधे से कंधा मिला के इस भारत माता की आज़ादी की रक्षा करो। ये आज हर व्यक्ति का, हर बहन का, हर भाई का और यहाँ बैठे हुए सब दर्शकों का ये फ़र्ज़ बनता है।
आप टेररिज्म के खिलाफ क्या कर रहे हैं? मैं टेररिज्म के खिलाफ जहाँ जहाँ आतंकवाद है मैं हर जगह पे जा रहा हूँ। जहाँ लोग मारे जाते हैं उन परिवारों की मदद करने की कोशिश करते हैं। कुछ फंड्स हो सकता है वो भी देते हैं, और किसी को घर में अगर नौकरी नहीं है उस सरकार के साथ बात करते हैं कि इनको परिवार को नौकरी दी जाए ताकि अपने घर का पूरा प्रबंध कर सकें। और स्कूल कॉलेज में भी मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटियों में, कि नौजवानों को इकट्ठा करके टेररिज्म के खिलाफ अवेयरनेस पैदा की जाए। ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन गज़ब ये है बिट्टा साहब कि आप अकेले नहीं हैं। हम सब की दुआएं, हम सब के हौसले, हम सब की ताकत, हम सब की मोहब्बतें आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। दोस्तों, आइए मुलाकात करें एक ऐसी ज़िंदगी से जिनकी ज़िंदगी की सारी रोशनियाँ, सारे उजाले, सारी जगमगाहटें एक बम धमाके ने ख़त्म कर दी, फना कर दी, बुझा दी। शाम साहब, क्या हादसा घटा आपके साथ? काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से बरेली जा रहा था। मुरादाबाद स्टेशन से निकलते ही बम ब्लास्ट हो गया। इंजर्ड काफ़ी लोग हुए। जो इंजर्ड हुए बेहोश हो गए जी। उनको मरा हुआ घोषित कर दिया गया। मैं क्योंकि बेहोश नहीं हुआ था, पर मैं अपनी आंखें खो बैठा। क्या हुआ सबसे पहले जब आपको धमाके की आवाज़ सुनाई? धमाके की आवाज़ हुई तो हमने सोचा कि गाड़ी लड़ गई। पूरे बोगी के अंदर धुआं धुआं था, तो हम घबरा गए। मगर जब हमने हाथ फेरा तो कुछ भी नहीं था, ये नाक वगैरह कुछ भी नहीं था, ये सब उड़ गया था। क्या था इसकी जगह? खून ही खून, हाथ में खून, यानी लिप लिपा सा आने लगा। पूरा आपका सर जो है वो उड़ गया था? जी, पूरा ये सब तो उड़ ये गया। बाल वगैरह कुछ नहीं थे? ना, कुछ भी नहीं था, ये पूरा पलट गया था। ये 85 स्टिचेस हैं इसके अंदर। एक आंख तो ये तो खत्म हो गई थी। इसके अंदर वायर चला गया जो बाद में पता लगा, जिसने रेटिना को फाड़ दिया। ये सब पूरा प्लास्टिक सर्जरी है। ये सब नाक वगैरह लगी हुई है, ये सब ये छंदोला। मगर ईश्वर की मेहर, मैं आज अपने बच्चों के बीच हूँ। मैं अपने आप को ये महसूस नहीं करने देता कि मैं विकलांग हूँ, लेकिन केवल फाइनेंशियली क्राइसिस जो आई उससे अपने आप को विकलांग समझने लगा। कैसे रोजी रोटी अपनी चला रहे हैं आजकल आप? मेरी पत्नी है यहाँ बैठी हुई है, उनको अध्यापिका की नौकरी मिल गई, जिससे परिवार आज के समय में परिवार चल रहा है। मेरे बच्चे अपनी मिडिल क्लास के लोगों को या अपने से छोटे को देख रहे हैं कि ये कैसे जीवित रह रहे हैं, हम भी उस तरीके से रह सकते हैं। केवल मेरे आज इसकी वजह से मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा वो होता है कि काश अगर मैं सही होता तो मैं आज अपने बच्चों की परवरिश किस तरीके से कर रहा हूँ। श्यामलाल जी, हम दुआ करते हैं, हमारी ख्वाहिश है आप देखने लगें, और अगर हमारी ये दुआ कबूल हो जाती है, सबसे पहले आप किसे देखना चाहेंगे? आप ही को, क्योंकि जिसने दुआ दी है उसको देखना पहला धर्म माना जाता है। दोस्तों, श्यामलाल बिहारी साहब की जिंदगी तो अंधेरी हो गई, सूनी हो गई, बर्बाद हो गई। इनके आंसुओं की कसम, जो भी हमारी जिंदगी में रोशनी बकाया है उससे अपनी नज़रों को खुला रखिए, सावधान रखिए, चौकन्ना रखिए कि कोई भी आतंकवादी, कोई भी कातिल, कोई भी दहशतगर्द अब आपके अपनों को, आपकी ज़िंदगी को अंधेरों में न डाल सके।
दोस्तों एक बार फिर हम बिट्टा साहब के पास लौट कर चल रहे हैं। बिट्टा साहब, आप इनके आंसू, इनके दर्द को महसूस कर ही रहे होंगे। अगर आपको हिंदुस्तान की सिक्योरिटी का सदर बना दिया जाए तो आप किस तरह से हम लोगों को, हमारे मुल्क को महफूज रखेंगे? अगर मैं किसी ऐसी जिम्मेदारी पे अगर हूँ तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि फिर हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी ब्लास्ट नहीं हो सकता, गोलियां नहीं चल सकती, बेगुनाहों का खून नहीं होगा, फिर किसी बहन का सुहाग नहीं उजड़ने देंगे। फिर उसका एक ही इलाज होगा, गोली का जवाब गोली। बेगुनाहों के खून किए है तो गोली खानी पड़ेगी, जान तुम्हें देनी पड़ेगी लोगों के सामने। आज कानून ही नहीं है। बेगुनाहों का खून करने वाले, पाकिस्तान के इशारों के ऊपर चल के हिंदुस्तान में बम चलाने वाले, उनके ऊपर कानून ही नहीं है कोई। कि सबसे पहले जिन आतंकवादियों से इस देश के अंदर बड़े बड़े पॉलिटिशियनों के साथ संबंध है, उनके नकाब सबसे पहले नंगा करेंगे, और उसके बाद आतंकवादियों के लिए कानून जो एक ही होगा, गोली का जवाब गोली, सजाए मौत। फिर आतंकवाद का सफाया होगा और इनसे कोई बातचीत का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। उसके लिए चाहे हमें और कुर्बानियां देनी पड़े। आपने बिट्टा साहब इतना नज़दीकी से बॉम्ब ब्लास्ट को, वायलेंस को देखा है। ये जो एक आम शहरी है हिंदुस्तान का, इसे क्या कदम उठाने चाहिए कि ये इस तरह के हादसों से बच सके? मैं ये कहना चाहूँगा कि हर नागरिक को हमेशा पुलिस की तरफ नहीं देखना चाहिए, बहुत अच्छा। सुरक्षा फोर्सेस की तरफ नहीं देखना चाहिए कि ये जिम्मेदारी इनकी है। उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ कोई टेररिस्ट है, या टेररिस्ट के साथ फलाने किसी आदमी के साथ संबंध है, या कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जहाँ उनको शक है कि इसमें कुछ हो सकता है, तो उनको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ये नहीं ये मेरा काम नहीं, ये पुलिस का काम है, ये सुरक्षा एजेंसियों का काम है। ये जिम्मेदारी हर देश के नागरिक को उठानी पड़ेगी कि ये देश हमारा है, ये भारत हमारा है, इसमें कोई भी काम करेंगे ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। दोस्तों, मोहब्बत से बढ़कर कोई पैगाम नहीं, खुलूस से बढ़कर कोई तोहफा नहीं, रहम से बढ़कर कोई दवा नहीं, और जिंदगी से बढ़कर कोई दुआ नहीं। जब ऐसे कीमती एहसासात, जज्बात और ख्यालात मौजूद हैं तो कहाँ जगह बचती है बमों की, धमाकों की, नफरतों की और आतंकवाद की। फिर भी जो लोग इस तरह के गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर मजहबी खुराफात में मुब्तला हैं, उन कातिलों का अंजाम यहाँ भी बुरा है और वहाँ भी। उन गुंडों का अंजाम यहाँ भी बुरा है और वहाँ भी। उन बुज़दिलों का अंजाम यहाँ भी बुरा है और वहाँ भी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचा सके। हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी इस मुहिम में, अपने इस आंदोलन में, अपनी इस मूवमेंट में हम कामयाब हों। हमें कोशिश करनी चाहिए।